देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना घटी थी साल 2016 नवंबर के महीने में। उस समय मैं एक रिक्शा चालक था और बिहार के सिंचिया जिले में रहता था। मैं वहां के पूर्व में पूर्णिया स्टेशन से गुजरता रहता हूं। दरअसल सुबह के 6 बजे निकल जाने के बाद मैं रात के 12 बजे ही घर पर लौटता था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था वो स्टेशन, क्योंकि देर रात के समय उस स्टेशन से मुझे काफी यात्री मिलने की संभावना रहती थी। यही कारण था कि मैं घर जाते वक्त आधे घंटे वहीं रुकता था, क्योंकि रात के समय वैसे भी किसी को जल्दी सवारी नहीं मिलती है। मुझे कई बार इससे फायदा हुआ है, पर आज जो मेरे साथ होने वाला था वो बड़ा ही खौफनाक था। आज भी हर दिन की तरह मैं अपना रिक्शा लेकर रात के तकरीबन 10 बजे तक पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैं स्टेशन एग्जिट गेट को निहारने लगा। काफी समय तक खड़े रहने के बाद भी मुझे कोई यात्री नसीब नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि काफी समय बीत गया है, तो अब मुझे वापस चलना चाहिए। मैं रिक्शा में बैठा और उसके बाद मैं रिक्शा स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर हलचल हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि एक लंबा सा काले जैकेट में टोपी लगाए एक शख्स रिक्शा में कूदकर बैठ गया है। उसने ना तो मुझसे कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है? गाड़ी रोकने को आवाज तो देते, ऐसे क्यों चढ़ गए? कहाँ जाना है बताइए? वो कुछ समय तक तो चुपचाप रहा और नीचे की तरफ बस घूरता रहा, पर 2-3 बार लगातार उसे पूछने पर उसने बड़े अजीब निगाहों से मुझे घूरा और कहा, चिमनीगढ़ जाना है। उसका ये जवाब सुनकर तो मानो मैं दंग रह गया। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, पर चिमनीगढ़ जाकर आप भला करेंगे क्या, वो भी इतनी रात को? आप उस गांव और इलाके से शायद अपरिचित हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि वो इलाका काली शक्तियों और मुर्दों का अड्डा माना जाता है। इसके बाद उसकी तरफ से मुझे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने घुर्राते हुए कहा, मुझे वहां मुर्दों से ही मिलने जाना है। मैंने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, देखो साहब, ये तो अब आपकी मर्जी है। मैं चिमनीगढ़ के अंदर तो नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बाहर तक छोड़ सकता हूँ। उसने मेरे हाथ में कुछ नोट थमाए और मुंह पर उंगली रखते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी इसे थोड़ा हैरानी की दृष्टि से देखा, पर मुझे उसने कुछ ज्यादा ही कीमत दे दी थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे बाहर तक ही छोड़ दूंगा और मैं जल्दी से निकल आऊंगा। मेरे अगले दिन की कमाई मेरे आज के इस भाड़े से ही वसूल हो जानी थी। भला मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था? इसी कारण मैंने रिक्शा आगे बढ़ाया और सीधा निकलता हुआ चिमनीगढ़ की तरफ निकल गया। कच्चे सड़कों से होता हुआ लगभग आधे घंटे के सफर के बाद मैं मोरिया घाट पहुंचा। वहां से बस कुछ दूर के सफर से मैं चिमनीगढ़ पहुंचने ही वाला था। लोगों के मुताबिक वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था। लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि वहां जो भी है सब मुर्दे हैं, जिंदा कोई वहां रहता ही नहीं है। मैं रिक्शे को औसतन रफ्तार पर चला रहा था कि तभी मेरी नजर साइड मिरर पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम से मेरा बैलेंस सा बिगड़ गया जब मैंने देखा कि जो शख्स पीछे बैठा है उसकी मुंडी पूरी तरह से पीछे की तरफ घूमी हुई है और उसके बालों से खून टपक रहा है। तो ये देखकर मैं एकदम से चौंक उठा और उसके तुरंत बाद ही मैंने पीछे देखा तो पाया कि वो शख्स बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में नीचे की ओर घूरता हुआ बैठा है। अब ये सब क्या था जो मैंने शीशे में देखा था? वो वाकई बड़ा ही हैरानी का विषय था। खैर, कुछ दूर आगे जाने पर एक बार फिर मेरे सामने वही नजारा प्रस्तुत हुआ। इस बार जब एक बार फिर से मेरी नजर उसी मिरर पर पड़ी तो मैंने इस बार देखा वो शख्स तो मौजूद ही नहीं है। मतलब कि वो शख्स रिक्शे में चढ़ा ही नहीं था। मेरे रिक्शे की पीछे वाली सीट पूरी तरह से खाली थी। मैं इसे अपना वहम समझकर जब एक बार मैंने पीछे देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने देखा इस बार सचमुच में पीछे की सीट खाली है। तभी मैंने रिक्शा रोका और अब मैं बहुत चिंता में आ चुका था, क्योंकि उस वक्त माहौल बहुत भयानक था जिसके सामने कोई भी मजबूर हो सकता था। मैं पता नहीं क्यों रिक्शे से उतरा और बाहर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे कोई नहीं दिखा।
तभी मेरी नज़र मेरे रिक्शे के ड्राइविंग सीट पर रखे पाउच पर गई, जहां मैंने वहां पर उस आदमी के दिए गए पैसे और आज पूरे दिन की कमाई रखी थी। मैंने देखा वो पाउच अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। मैं एकदम से दंग रह गया। तभी मैंने देखा सामने की तरफ से एक दूसरा शख्स एक बैग लिए भाग रहा था। पता नहीं मुझे ये क्या हुआ, मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगा, ये सोचकर कि वो कोई चोर है जिसने मेरे पैसे लिए हैं। मैं उसके पीछे लगातार भागता रहा और भागते भागते पता नहीं वो कब वहां से गायब सा हो गया। पता नहीं मुझ में भी क्या जोश जगा था कि मैं उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई तो मेरे पसीने छूट गए और दिल इस कदर डर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने देखा कि उस आदमी का पीछा करते करते मैं एक कब्रिस्तान आ गया हूँ। मेरे चारों तरफ कब्र ही कब्र थे। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं बची थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी अचानक अपने आप ही एक कब्र का दरवाजा खुला और एक आदमी वहां से एकदम से सीधा बाहर निकल पड़ा। मैं इस तरह उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, इसलिए मैं पीछे के टाट के जमीन से सट के छुप गया। मैंने देखा धीरे धीरे अब दूसरे कब्र के दरवाजे भी खुल रहे थे, लेकिन तभी जो मैंने नजारा देखा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा अंतिम कब्र का भी दरवाजा खुला और इस बार जो शख्स उससे निकला तो वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मेरे रिक्शे की सवारी थी। मेरे तो अब पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मैं वहीं लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। मेरी धड़कनें बहुत रफ्तार में धड़क रही थी, लेकिन तभी टाट के टूटने की आवाज से वो सारे मुर्दे मेरी तरफ आकर्षित हो गए। वो सभी बड़े गंदे और बदबूदार थे और मेरी तरफ बड़ी गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बढ़ रहे थे। मैं जैसे ही पीछे हटा कि तभी पता नहीं कहीं पर जमीन से 4 गड़े हुए मुर्दे बाहर निकल आए और मुझे घेर लिया। मैं डर के मारे कांप रहा था और हाथ जोड़े खड़ा था। वो सभी मेरी तरफ देखे एक डरावनी मुस्कान दे रहे थे। मैं समझ गया कि ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ से निकलता तो निकलता कैसे, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक को धक्का दिया और बहुत ही तेजी से वहां से दौड़ने लगा। मुझे रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था, मैं बस लगातार दौड़े जा रहा था। आज की रात को ना जाने क्या मंजूर था। मैं लगातार भागता रहा, पर फिर भी पता नहीं कैसे और कहां से मेरे सामने फिर वही मुर्दों की टोली आकर खड़ी हो गई। मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और भागते भागते मैं काफी थक भी चुका था। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद वो सभी एकदम से वहां से गायब हो गए। अब मैं एक मुर्दे के इलाके में फंस चुका था। मैंने अब धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया तो मैं वापस उसी कब्रिस्तान में आ गया। इस कब्रिस्तान को पार करके मैं बच सकता था। मैं आगे बढ़ रहा था और पता नहीं मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं खुद को भागने से रोक ही नहीं पाया और मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मुझे बड़े जोर से किसी ने नीचे से खींच लिया। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर से किसी हाथ ने मेरे पैर को खींच लिया और अब मैं जमीन में धंसने लगा। मैं अब धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। तभी एक बार फिर मैंने देखा मेरे चारों ओर उन्हीं मुर्दों की एक टोली खड़ी है जो मुझे हर जगह दिख रहे थे। मैंने देखा वो सब मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे और मुझे दफन करते हुए ठाके लगाकर हंस रहे थे। मैं अब लगभग मौत के कगार पर था और लगातार भगवान का नाम जप रहा था। वो सब बड़ी अजीब अजीब से आवाज में चिल्लाते हुए हंस रहे थे, लेकिन तभी बिजली तेजी से कड़कने लगी, जो कि पहले से कड़क रही थी, और उसके तुरंत बाद ही बारिश होने लगी और बारिश के गिरते ही वो सारे मुर्दे अपनी जगह से गायब हो गए। पर अब मुझे कोई भी नीचे से खींचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं भी अब बाहर निकल सकता था। फिर तमाम कोशिशों के बावजूद किसी तरह मैं मिट्टी से बाहर निकला और मैं जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज से रोड पर भागने लगा। भागते भागते मैं रिक्शे के पास पहुंचा और फिर रिक्शा स्टार्ट करके मैं वहां से बड़ी रफ्तार में निकला। लेकिन अभी भी मैं अपने रिक्शे के मिरर में उन मुर्दों की टोली का साया देख पा रहा था। मैं लगातार भगवान का नाम जप रहा था
और अब किसी तरह मैं चिमनीगढ़ को पार करता हुआ तकरीबन रात के 3 बजे तक अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर सालों से नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा बीता अनुभव ही इतना भयानक था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। अगली सुबह बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ। जब चाय की टपरी पर कल रात वाली बात का मैंने जिक्र किया, तब वो सभी लोग बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ, पर इससे भी खतरनाक हो जाता अगर समय रहते बाहर नहीं होते। उस गांव के बारे में लोगों का कहना है कि वहां पर मुर्दों का राज चलता है। अगर कोई भोला भटका वहां चला जाता है तो वहीं उसी गांव में दफन हो जाता है। किस्मत वाले लोग ही वहां से जिंदा निकल पाते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा या शराब के कारण वो जगह जिंदा लोगों को और प्राणियों के लिए बहुत घातक बन चुकी है, इसलिए कोई भी शख्स उसके आसपास जाने की भी हिमाकत नहीं करता। दोस्तों, इस घटना से कई अगले 1 महीने तक मैं सदमे में रहा। उसके बाद कभी देर रात मैं किसी भी यात्री को अपने रिक्शे में जगह नहीं देता और न ही रिक्शा सुनसान जगह पर रोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।